लोगों का टार्चर भी करते थे। पता नहीं किन लड़कों को लाते थे, उनका टार्चर करते थे। हम तो बस सिर्फ उनकी चीखें सुनते थे। चीखें सुनाई देती थी हाँ, डर तो मुझे भी उठाया। आपको? और क्या मैं भी शाम के 5 बजे तक वहाँ पर बंद था। कब उठाया था आपको? मैं यहाँ पर था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कितने बजे उठाया था आपको? सुबह? सुबह दफ्तर से, और मेरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, मैं फुल इंस्पेक्टर था। और क्यों उठाया था? रीज़न? बहुत ज़्यादा हुआ, इट वाज एम्पलीफाइड। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि आम लोगों में उस इख्वान के खिलाफ नफरत पाई जा रही है। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ। ललन टॉप इस समय जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पे एक ऐसी सड़क पे खड़ा है जिस सड़क पे आज से करीब 20 साल पहले की अगर बात करें तो लोग थोड़ा सा आने जाने से बचते थे। जब हम ये बातचीत की शुरुआत आपको दिखा रहे हैं, मतलब ये ओपनिंग वीडियो का दिख रहे हैं, तो बहुत सारी बातचीत के बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कई सारे लोगों ने जो इस सड़क के आने जाने वाले लोग थे, सड़क के राहगीर थे, उनसे हमने बात की तो वो कैमरे पे आने से मना कर दे रहे थे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हमारे पीछे मौजूद ये कंपाउंड। ये कंपाउंड है इख्वानुल मुस्लिमीन, यानी इसको हम इख्वान भी कहें अगर छोटे में, तो इख्वान का एक कैंप हुआ करता था। इख्वान क्या है? इख्वान एक मिलिशिया था, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, उग्रवादी समूह जिसके पास अत्याधुनिक हथियार थे। लेकिन इस इख्वान का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इख्वान अपने नेचर में, शुरुआती नेचर में लोगों को प्रो इंडिया लगता था। अगर कश्मीर की दिक्कतों में, कश्मीर में होने वाली समस्याओं में और उग्रवाद में अगर आपको फांके बनाना हो तो आपको एक फांक बनाते हैं आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, एक फांक बनाते हैं पाकिस्तान की और एक फांक बनाते हैं कश्मीर की। बीच में इख्वान जैसा ऑर्गेनाइजेशन आता है तो वो कहता है कि हम प्रो इंडिया मिलिशिया हैं। इसको आगे की बातचीत में आप एंटी रेजिस्टेंस ग्रुप भी कह के सुनेंगे, जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग और रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो प्रो इंडिया और एंटी इंडिया मिलिशिया की लड़ाई हुई। इनके पास हथियार थे, इनके बारे में कहानियाँ हैं कि ये लोग पाकिस्तान से पहले गए, पाकिस्तान में जाके ट्रेनिंग लेकर आए थे, फिर बाद में पावर क्लैश में इन्होंने अपनी साइड चेंज की, इंडिया के साथ आए। फिर कहानियाँ यहाँ तक जाती हैं कि इख्वान के लोगों को जो इसी कैंप में रहते थे, ये तो तोड़ दिया गया, तो यहाँ पे ज़मीन बची है। इख्वान के लोग भारतीय सेना के साथ मिलकर ऑपरेशंस कंडक्ट करते थे। ये भी कहा जाता है कि इख्वान के लोगों ने कई सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रो पाकिस्तान थे उनके ठिकानों पे अटैक किया था, क्योंकि चूंकि वो उनके साथ काम करते थे इसलिए उनको पहले से अंदाज़ था कि उनके हाइड आउट्स कहाँ पे हैं, उनका मोडस ऑपरेंडाई कहाँ है, उनके चैनल्स कैसे काम करते हैं। ऐसे अटैक किया। फिर साल 2003 आता है। इख्वान का जो लगभग 10 साल का एक लंबा सफ़र होता है, वो साल 2003 में आके ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे, जब इख्वान के एक कमांडर कुकपरे की हत्या कर दी जाती है बांदीपोरा में। उसके बाद कहा जाता है कि सरकार की नींद खुलती है और लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट ख़तरनाक है, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में हथियार दे दिए गए हैं। हथियार क्यों दिए गए? ताकि वो मिलिटेंसी को ख़त्म करें। इख्वान का एक बड़ा रोल कई सारे युद्धों में भी आता है। इख्वान पे हम ज़्यादा जानकारी लेंगे अपने दो साथियों से, स्थानीय साथियों से, जिन्होंने इख्वान के लोगों को देखा है, उनके कैंप में अरेस्ट हुए हैं, उनके कैंप में उन्होंने अगवा होकर गए हैं, मार खाई है, उनकी मांगों को समझा है। कुछ लोगों ने उनकी रिसर्च की है, उनके अभ्युदय को और उनके अवसान को, दोनों को देखा है। शुरू करते हैं इस बातचीत को। सर, आपके घर के ठीक सामने इख्वान का कैंप हुआ करता था, अभी तो डिमोलिश हो गया है, सुनते हैं जो ज़मीन है उसका मालिकाना भी किसी और के पास चला गया है। क्या होता था उस कैंप में? आपने देखा है क्या? वहाँ से आना जाना ठीक कुछ होता था? हाँ, होता था। लोगों का टार्चर भी करते थे। हाँ? लोगों का टार्चर भी करते थे। टॉर्चर करते थे? हाँ, दैट इज फैक्ट। हाँ। लेकिन हमारे महल्ले में किसी के साथ उन्होंने ज़्यादती नहीं की। अच्छा। हाँ, यहाँ पर जब रहते थे ना, नहीं, हमारे साथ इस महल्ले में किसी के साथ नहीं। अच्छा। पता नहीं किन लड़कों को लाते थे, उनका टार्चर करते थे। हम तो बस सिर्फ उनकी चीखें सुनते थे। अच्छा, चीखें सुनाई देती थी? हाँ। अच्छा, ये बता रहे थे कि आप पहले कि इसमें इख्वान का होने के पहले मुस्लिम मुजाहिदीन का ये कैंप हुआ करता था। हाँ। और फिर इख्वान ने कब लिया इसको? उसके बाद उसके बाद? जब उन्होंने शिफ्ट किया है वहाँ पर अच्छा बल में। अच्छा। हाँ, गुलाम नबी, वो आज़ाद साहब थे उनका चीफ। अच्छा। हाँ,
तो फिर इखवान ने इसमें शिफ्ट कर गया। शिफ्ट किया और कब तक रहे यहाँ पे इखवान के लोग? 4-5 साल। और कब आखिर में गए वो लोग छोड़ के? कितने साल हो गए उनको गए यहाँ से लगभग? 95 में वो यहाँ पर आए थे, 95 में आए थे। 2003 में वो चले गए। जब कुप्परे को मारा उधर पे कुप्परे को जब मारा बांदीपुरा में, जो इनका इखवान का जो तो वहाँ पर है, वहाँ वो तो नॉर्थ कश्मीर नॉर्थ कश्मीर है, हम साउथ में बैठे हुए हैं, लेकिन तभी तो इखवान का ख़त्म माना जाता है कि 2003 से ख़त्म होना शुरू हो गया धीरे धीरे। उसके बाद भी चला बहुत टाइम। बहुत टाइम चला। उसके बाद भी चला बहुत टाइम। और फिर अभी तो वहाँ पे कोई बिल्ड उन्होंने शिफ्ट किया यहाँ पर काड़ीपुरा में कैंप। कितना दूर है यहाँ से? बस आधा किलोमीटर दूर। अच्छा। हाँ, बाद में उन्होंने वहीं पर शिफ्ट किया यहाँ से। अच्छा। पहले ना हम लोग कुछ लोगों से बात कर रहे थे जो यहाँ से आ जा रहे थे, तो वो लोग कैमरे पे आना नहीं चाह रहे थे या वो बोलने से बच रहे थे, लेकिन कई सारे लोग बोल रहे थे कि जब इखवान यहाँ पे रहा करते थे तो हम लोग गली में नहीं आया करते थे या उनके कैंप के आमने सामने से आने से बचा करते थे, डरते थे जो बच्चे थे जब। दैट इज फैक्ट। डरते थे। क्यों ऐसा होता था? बंदूक के सामने तो हर एक इंसान डरता है। ये तो नेचुरली बात है। देखो, पुलिस वाले से कोई नहीं डरता है, पुलिस की वर्दी से डरते हैं, क्योंकि इसमें दुआ है। क्योंकि हमारे हज़रत उमर फारूक ने ये वर्दी उसने जब फौज बनाई है, ये हमारे दीन में है, इस वर्दी से डरते हैं। इंसान से कोई नहीं डरता, बंदूक से डरता है। बंदूक के बगैर अगर कोई चले उसको तो लोग मारेंगे, पीटेंगे। दैट इज फैक्ट। क्योंकि इस वर्दी में दुआ है। बंदूक से डरते हैं इस वजह से। नेचुरली। तो क्या इखवान के लोग के बारे में ऐसी कहानियाँ सच हैं? कोई लोगों ने बताया, वही मैं पूछ रहा हूँ कि इखवान के बारे में ऐसी कहानियाँ सच हैं कि लोगों से लेवी लेना, उनसे एक्सटॉर्शन करना, उनसे पैसे उगाना, इस तरह के भी काम करते थे वो? एक बार तो मुझे भी उठाया। आपको? और क्या। मैं भी शाम के 5 बजे तक वहाँ पर बंद था। कब उठाया था आपको? मैं यहाँ पर था एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कितने बजे उठाया था आपको? सुबह? सुबह दफ्तर से। और मेरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, मैं फुल इंस्पेक्टर था। और क्यों उठाया था? रीज़न क्या बताऊँ, 6 स्वीपर रिटायर हुए थे, उनके अगेंस्ट हमने 6 लगाए। वो भी गरीब थे। उन्होंने लिस्ट भेजा कि इनको लगाओ। हाँ, इनको लगा, हमने लगाया। उसमें से एक ड्रॉप हुआ था। 6 तो थे, उन्होंने 7 का लिस्ट भेज दिया। उसके बाद मेरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को उन्होंने शाम तक टारगेट किया। बहुत ही शरीफ था। आपको ही मारा पीटा? नहीं, और क्या, मुझे पीटा। मुझे वहाँ आपको पीटा? आपको पीटा? और सीढ़ी से मुझे नीचे गिरा दिया। बाद में उन्हीं लड़कों ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, पानी पिलाया, उनके ही लड़कों ने। और कुछ इखवान के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे या अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहेंगे? कश्मीर में, अनंतनाग में, इस इलाके में अपनी रिहाइश और अपने पूरे सोशल लाइफ को लेकर किस तरह की चीज़ों का सामना किया आपने? मैं एक बात यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, दैट इज़ पॉलिटिक्स, बैड पॉलिटिक्स। इट इज़ द रीज़न ऑफ बैड पॉलिटिक्स विच हैज़ क्रिएटेड इन द कश्मीर। इट इज़ द ओनली रीज़न। इखवान वगैरह भी उसी का रिजल्ट रहे। यस, दैट इज़ फैक्ट। दैट इज़ फैक्ट। 1987 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ। यहाँ पर तो आम आदमी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इलेक्शन जीता भी, फिर भी उनकी गवर्नमेंट नहीं गई। ये तो गवर्नमेंट का ही जो भी पॉलिटिक्स है ना यहाँ पर, बैड पॉलिटिक्स। तो क्या, अगर आप बैड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हाजी साहब, एक बात बताइए कि क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इखवान को हवा देना, पहले इखवान को साथ दिया सरकार ने साथ दिया, ही कहते हैं कि वो चूँकि एंटी रेजिस्टेंस थे, चूँकि वो भारत के ख़िलाफ़ काम कर रहे लोगों के साथ को ख़त्म करने का काम करते थे। मैं अपना सवाल पूरा कर लूँ तो इसलिए, और फिर बाद में वो हाथ से निकल गए, क्योंकि आप लोगों के हाथों में आपने बंदूक दे दी, वो हाथों से निकल गए। और सबसे पहली बात मैं एक बता रहा हूँ जो सच है, पहले तो वो मिलिटेंट थे। क्या थे? वो मिलिटेंट थे, एटम के साथ, KLF के साथ। बाद में उन्होंने इखवान पार्टी बना दी है, क्योंकि सबसे पहले वो भी गन चलाते थे। और क्या, दैट इज़ फैक्ट। ये तो हिस्ट्री है।
ये तो मैं हिस्ट्री बताता हूँ। पहले वो भी बंदूक चलाते थे। जब 89 में स्टार्ट हुई ना मिलिटेंसी, वो भी मिलिटेंट थे। अच्छा बाद में वो उनसे आलादा हो गए। अच्छा, कुछ और भी जानकारों से हम बात करेंगे इस पे, लेकिन आपको क्या लगता है कि बाद में ये लोग के बारे में जो कहानियाँ छपती हैं कि ये लोग आर्मी में गए या पुलिस में गए, फौजी में चले गए, इख्वान के ही लोग? हाँ, उसका भी एक रीज़न है। वो आर्मी में क्यों गए? क्योंकि यहाँ पर जो मिलिटेंट तंजीमें थी वो उनके पीछे पड़ गई ना। तो कहीं दैट वाज द रीज़न। कहीं तो सर बचाना था। हाँ, जब क्रॉस जंग हुआ ना यहाँ पर, वो इसी का रीज़न है, वो आर्मी में बाद में चले गई अपनी जान को बचाने के लिए। मेरा नाम राव फरमान अली है। आई वर्क इन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एज अ रिसर्चर। आई हैव रोट 4-5 बुक्स ऑन कश्मीर। ठीक है राहुल जी, ये बताइए, हम लोग अभी यहाँ पर जब आए तो बातचीत शुरू हुई, अनंतनाग में आए तो लोगों ने कहा कि अगर आप अनंतनाग की तरफ जा रहे हैं तो इख्वान पे आप देखिएगा, इख्वान का एक हेडक्वार्टर है वहाँ पे, कोई बिल्डिंग है जो तोड़ दी गई और वहाँ से लोग ऑपरेट करते थे। जो कहानियाँ मैं सुन के आ रहा हूँ, कहानियाँ इस तरह की हैं। मैं दर्शकों को भी बता दूँ कि इख्वान एक के बारे में अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपको जो जानकारियाँ मिलती हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि इख्वान एक प्रो इंडिया मिलिशिया थी, यानी भारत का समर्थन करने वाला एक चरमपंथी समूह, एक उग्रवादी समूह था। कहानियाँ इस तरह की भी इंटरनेट पे खोजे पे मिलती हैं कि वो ऐसा ग्रुप था जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में आया था, पीओके में ट्रेनिंग ली थी उसने, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद उस ग्रुप ने यहाँ पे खासकर इस इलाके में, अनंतनाग के इस इलाके में वहाँ यहाँ पर अपना हाइड आउट बनाया था, हेडक्वार्टर बनाया था, यहाँ से ऑपरेट करता था। क्योंकि वो साइड स्विच कर गया था, वो भारत के सपोर्ट में आ गया था, इसलिए उसने यहाँ के लोगों को जो यहाँ पे एक्टिव जो प्रो पाकिस्तान मिलिटेंट्स थे उसने उसको मारना शुरू किया था। और इसके पीछे बार बार राव जी हमको आईएसआई का इसका उसका रोल सुनने पढ़ने में आता है। इसमें कुकपरे की हत्या है साल 2003 में, और उसके बाद जो बाकी लोग एसओजी में जाके जुड़ते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के, और आर्मी के राष्ट्रीय राइफल्स में जाके जुड़ते हैं, इस तरह की कहानियाँ सुनाई देती हैं। इख्वान की शुरुआत की असल कहानी क्या है? इख्वान बन गई है बांडीपोरा में, जो उस वक्त बारामूला डिस्ट्रिक्ट था, सितंबर 1993 में कुकपरे ने बनाई थी। तो इट वाज अ डिसग्रंटल्ड ग्रुप। जो पहले जो था इख्वान वाज स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट। तो जो वो ग्रुप था, इट वाज अ प्रो रेजिस्टेंट ग्रुप, तो उसका नाम था इख्वानुल मुस्लिमून। हाँ जी। अच्छा। तो जो फिर उन्होंने वहाँ पे जब दे गॉट डिसग्रंटल्ड, क्योंकि जो इमीडिएट उनका राइवल था या उसका हम कहते हैं अपोनेंट था मिलिटेंट ग्रुप, उसके खिलाफ वो डिसग्रंटल्ड हुए। तो उसके बाद उन्होंने लाइन चेंज की, यू टर्न करके वो बन गए इख्वानुल मुस्लिमीन। सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, इख्वानुल मुस्लिमीन एंड इख्वानुल मुस्लिमीन। सो जो इख्वानुल मुस्लिमून है, इट वाज अ प्रो रेजिस्टेंट ग्रुप। जो इख्वानुल मुस्लिमीन है, इट वाज एंटी रेजिस्टेंट ग्रुप। प्रो रेजिस्टेंस, एंटी रेजिस्टेंस थोड़ा समझाइए क्या होता है? प्रो रेजिस्टेंस है जो मानते थे कि बस कश्मीर इज़ एन इशू, इट नीड्स अ सोल्यूशन, तो उसके अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ जो स्ट्रगल करते थे, प्रो रेजिस्टेंस था। जो इख्वानुल मुस्लिमीन था, इख्वानुल मुस्लिमीन वाज एंटी टू दैट। इनके उल्टा काम करता था, मुस्लिमून के उल्टा काम करता था। मुस्लिमून के उल्टा काम। फिर इख्वानुल मुस्लिमून को चेंज करना पड़ा, अपना नाम उसको रखा फिर उन्होंने इस्लामिक फ्रंट। अच्छा। उसका जो है वो उस वक्त चीफ था, वो था सजाद कुन्यू। अच्छा। क्योंकि जो बहुत से कन्फ्यूजन्स हुए थे। अब ये क्या जो आप थेरीज बताए जा रही है, ऐसा नहीं है, इट वाज सिंपली। और जब अनंतनाग में आया तो अनंतनाग में ये अराउंड जून 1994 में आया। 1994। हाँ, जो उसका जो बर्थ हुआ वो सोनावारी में हुआ, बांडीपोरा में हुआ, जो इस वक्त बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो नॉर्थ कश्मीर का इलाका, नॉर्थ कश्मीर का था। तो उस वक्त जब उनको अवॉइड किया गया तो उन्होंने दूसरों ने अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट किसने किया? इंडिया ने अट्रैक्ट किया, थ्रू डिफरेंट पीपल, थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। एंड वो जो इख्वानुल मुस्लिमीन है वो एग्रेसिव स्ट्रक्चर बन गया। एक जो उनके मतलब जो प्रो रेजिस्टेंस ग्रुप थे या उसके सपोर्टर्स थे उनके खिलाफ, लेकिन जो आम लोग थे, आम लोगों के खिलाफ भी उन्होंने, और जो ज़्यादतियाँ हुई थी किसी जगह उससे 10 गुना उन्होंने किया। तो जो पिछली वाली ज़्यादतियाँ अगर हुई भी तो वो भूल गए आम लोग।
उतनी जातियाँ प्रो सपोज रेजिस्टेंस ग्रुप की जातियां भूल गए, एंटी रेजिस्टेंस ग्रुप जातियां ज़्यादा हो गई। ज़्यादा हो गई तो बहुत ज़्यादा हो गई, इट वाज एम्पलीफाइड। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि आम लोगों में उस इख्वान के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जा रही है। सो इन अ सेंस आम लोगों के जहन में उसको ट्रीट किया था जा रहा है रोग एलिमेंट्स। तो साहब आपका तो काम बहुत लंबा चौड़ा है, आपने किताबें और चैप्टर्स वगैरह पेपर्स वगैरह भी लिखे हैं। 88 में जब मिलिटेंसी की शुरुआत होती है, ये कहा जाता है मोटा मोटी जो है उसकी आधार उसका आधार तो बहुत पहले से लिखा गया था, लेकिन जब शुरुआत होती है जो उसको शुरुआत करने वाले जो फोर फादर्स थे जिन्होंने शुरुआत की इसकी, वो कौन से लोग थे? नहीं, you have not to see Kashmir resistance, armed resistance in isolation. It is a continuation of many events right from 1947. 47 के एक्सेशन के बाद होम फ्रंट चली यहाँ पे 1948, 52 में, फिर 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद फिर चली, उसको नाम था नेशनल लिबरेशन फ्रंट। उसके बाद चली फिर अल-फतह चली 1968, 71, 72 तक। फिर उसमें बांग्लादेश का वार तो डायनामिक्स चेंज हुई। फिर 1983 में ऑपरेशन टोपैक शुरू हुआ। फिर उसमें भी 1984 में कुछ लोग चले गए अफ़गान जिहाद में पार्टिसिपेट करने, ट्रेनिंग करे। वो दूसरी बात है कि उन्होंने फिर यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू नहीं की। फिर 1988 में फरवरी में इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे फर्स्ट ग्रुप चला गया फरवरी में, और उसके बाद यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हुई। फर्स्ट ग्रुप चला गया, कितने लोग थे उस ग्रुप में? उसमें 4-5 थे। उसमें अब्दुल हमीद शेख थे, हुमायूं आज़ाद था, अयूब बंगरू था। तो ये 4-5 लोग गए ट्रेनिंग लेने पीओके। हाँ, पीओके गए। अच्छा, वो एक्सफिल करके उधर गए और फिर ट्रेनिंग लेकर आए। ऐसा नहीं है जो आप ना मीडिया में क्या कहा जाता है, फिर किसी जगह ट्रेनिंग दे, सीन बना दे। इट वाज मतलब आप देखिए, यू हैव अ रेगुलर आर्मी, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, उनको चैलेंज करना ऐसा नहीं है। सिंपली टू एस्टेब्लिश द प्रेशर पॉइंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कश्मीरी आर्म्ड रेजिस्टेंस। ये इट वाज नॉट ए वॉर एंड इट इज़ नॉट ए वॉर, इट इज़ सिंपली टू एस्टेब्लिश द प्रेशर पॉइंट्स। उस वक्त तो ये है, क्योंकि जब मैं रिसर्च करता उन लोगों से मिला, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि हैव यू वेज्ड वॉर? उन्होंने नहीं, जस्ट प्रेशर पॉइंट, जो हमारा मसला है इस मसले को सुनाया जाए, इस मसले को दैट वी मस्ट बी हार्कन व्हाट द इशू इन एंड इट नीड्स अ सॉल्यूशन। मेरा आखिरी सवाल राहुल जी आपसे, आपने शुरुआत की कहानी बताई, बीच की कहानी बताई, मैं आखिर की कहानी बताता हूँ। साल 2003 इधर आ जाते हैं। साल 2003 में कुकपरे की हत्या की जाती है। वो बांदीपोरा किसी क्रिकेट मैच में जा रहे थे, ये कहानी ये सुनाई देता है हमको। और ये कहा जाता है वो चूँकि वो एंटी रेजिस्टेंस ग्रुप के थे तो प्रो रेजिस्टेंस ग्रुप के ही लोगों ने उनकी हत्या की थी। और जो खबरें मैं सुन के आया हूँ मैं आपके सामने रख देता हूँ, अब अगर मुझे बता दीजिएगा मैं सही हूँ गलत, वो ये भी यहीं वेरीफाई कर लेंगे। ये सुनते हैं चूँकि प्रो रेजिस्टेंस ग्रुप के ही लोग, कुछ लोग एंटी रेजिस्टेंस में आ गए, चूँकि उनको प्रो रेजिस्टेंस के हाइड आउट्स, उनके ठिकाने, उनके प्रोक्योरमेंट के तरीके पता थे, इसलिए वो ज़्यादा एग्रेसिव थे। फिर आपने जैसा बताया कि एंटी रेजिस्टेंस ग्रुप के प्रति लोगों में थोड़ा सा नाराज़गी आई, उनके काम के प्रति नाराज़गी आई थी। एंटी रेजिस्टेंस ग्रुप का खात्मा कैसे हुआ? उसको फिर कई लोगों के बारे में सुनते हैं, कई लोग आर्मी में गए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 1996 में आप जब इख्वान बनी 1993-94 में, फिर यहाँ पे हुकूमत बनी 1996 में। कुछ बातें हैं जिसमें कि कहा जाता था कि सेक्रेटरीट में एक जो सिक्योरिटी का भी एस्टेब्लिशमेंट वो भी सेक्रेटरीट को कंट्रोल करे, जिसमें देवी गौड़ा जी थे, यहाँ की गवर्नमेंट थे, उन्होंने अपोज़ किया। तो उसके बाद क्योंकि जो ये इमीडिएट थ्रेट था, जो यहाँ पे गवर्नमेंट आई, हुकूमत को ये सबसे बड़ा थ्रेट था, क्योंकि दे वर चैलेंजिंग द रीट ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो आपने क्योंकि एनार्की थी ना, तो हाथों में हथियार भी थे, पावर भी था। तो जब रूल ऑफ लॉ की बात करें तो दे वर एंटी टू दैट। तो ये कहाँ डाइजेस्ट होता, तो इसको डिसबैंड किया फिर गवर्नमेंट ने। आप देखें ना, आप यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब उसको सपोर्ट किया पहले, फिर दे शुड हैव कंटिन्यूड इट, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हाथ था, फिर सरकार ने हाथ खींच के उसको डिसबैंड कर दिया। वही तो है ना, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में 1996 में उन्होंने शुरू करी। तो फिर यहाँ देखिए आपने, जब अनंतनाग में यहाँ एक सेठा था,
सेठा ने यहाँ पे जो हमारा कोर्ट है सेशंस जज या जनरल वाशिंगटन, वहाँ पे उन्होंने 150-200 दुकानें बनाई थी। फिर 1998 में वहाँ उस वक्त जो हमारे असगर सामून थे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, तो उन्होंने उसको गिराया रात को ही। वो दिस वाज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप टेकन अगेंस्ट द इखवान। तो उसमें सबसे ज़्यादा हाँ हुकूमत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो इट वाज डन एट द बिहेस्ट ऑफ इखवान। तो उस इखवान के अगेन यहाँ पे एक और ये एंटी रेजिस्टेंस ग्रुप बना था आर्मड का, वो था मुस्लिम मुजाहिदीन। मुस्लिम मुजाहिदीन इखवान के अगेंस्ट में था? नहीं, इट वाज अगेंस्ट द प्रो रेजिस्टेंट ग्रुप्स। दो ग्रुप्स यहाँ काम कर रहे थे, एक था इखवानुल मुस्लिमीन, एक था मुस्लिम मुजाहिदीन। दो ग्रुप्स काम कर रहे थे। उनको मुस्लिमून के अगेंस्ट में थे? नहीं, मुस्लिमून नहीं, देवर फिर कई सारे ग्रुप आ गए होंगे टोटली अगेंस्ट द प्रो रेजिस्टेंस या उनके सपोर्टर्स के। अब ये है कि सीड ऑफ डिसेंट कहाँ पे आया। सीड ऑफ, यू कैन नॉट ब्लेम एनी पर्सन, इट वाज लोकली। जब ये अफगानिस्तान का फॉल आउट हुआ, रशिया ने पुल आउट किया, फिर रशिया बाल्कनाइज हुआ, तो वहाँ पे जो अफगान मुजाहिद, वहाँ तो आपस में भी लड़ाई हुई है ना, वो लड़ाई यहाँ भी पहुँची। तो उसमें कि पावर को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो गुलबदीन के कुछ लोग यहाँ पे मिले, गुलबदीन हिकमतयार कोई, उसमें खासकर शमसुल हक का। तो शमसुल हक को उन्होंने कहा कि भाई हमने एक अफ़गान जहाद में 90% रोल अदा किया, लेकिन उसमें हमें गवर्नेंस में कुछ रोल बहुत कम मिला, तो बाकी जो ग्रुप्स हैं उन पे प्रेशर डाला जाए, आप कंट्रोल करिए। तो नेचुरली उसमें है, जब आपके पास भी बंदूक है, इसके पास भी बंदूक है, तो ये एक्सेप्ट एक दूसरे, क्योंकि इसके पास भी पावर है, इसके पास भी पावर, एक का पावर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कौन ज़्यादा बड़ा पावरफुल है, इसकी लड़ाई होती है, इसकी लड़ाई होती है। तो उसी में इखवान बन गया। तो फिर इखवान को क्योंकि एक क्या कहते हैं सोने पे सुहागा, तो फिर नेचुरली जब वहाँ पे अवार्ड हुआ तो यहाँ पे इंडिया तो अट्रैक्ट करता ही है। तो दिस इज़ द हिस्ट्री सिंपल। बाकी आपको जो थियरीज बोलते हैं, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया, मैंने मिलिटेंसी पे रिसर्च किया है राइट फ्रॉम 1947। इवन यू कैन गो, मैंने शॉल वीवर्स पे भी काम किया 1865 पे भी। तो यस, टू माय नॉलेज सिंपली एक डिस्ग्रंटलमेंट है जिस पे इंडिया ने एनकैश करके उसको हमारे खिलाफ, क्योंकि जो हवा चल रही थी अगेंस्ट न्यू दिल्ली, उस हवा में कुछ हवा उन्होंने रोक दी और हमारे खिलाफ वो इस्तेमाल हुई। तो ये थी इखवान की कहानी। किसी चीज़ को भी एब्सोल्यूट ट्रुथ मत मानिए, कोई भी चीज़ एकदम आखिरी सच नहीं है, कई सारे वर्जन हो सकते हैं सच के, ऐसा भी कहा जाता है। कई सारे लोग हमें बताते हैं कि साल 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल में युद्ध हुआ, तो इखवान के लोगों ने मोर्चा संभाला। कार आ जाती है बीच में, कोई बात नहीं, तो इखवान के लोगों ने मोर्चा संभाला और इखवान के लोगों ने भारतीय सेना के साथ मिलकर लड़ाई की। उसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान में बैठे लोगों ने ये आश्चर्य जाहिर किया कि इखवान के लोग कैसे इतनी तेज़ी से सही तरीके से काम कर सकते हैं। हालांकि इस ट्रुथ का भी, इस बात का भी, इस फैक्ट का भी कंटेस्ट किया जा सकता है। फिर बाद में 2003 आते आते कुकपरे की हत्या होती, जैसा हमने पहले बताया, और कुकपरे की हत्या के साथ ही अवसान शुरू होता है इखवान का। फॉरगेट एंड फॉरगिव पॉलिसी, यानी माफ़ करो और भूल जाओ की नीति पे काम शुरू होता है, और धीरे धीरे इखवान को डिसबैंड किया था। ये ऐसी कई सारी खबरें आपको सुनाई जाती हैं। कई सारे लोग जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में चले जाते हैं, कई सारे लोग सेना की टेरिटोरियल आर्मी में चले जाते हैं, कहा जाता है कई सारे लोग एसओजी में भी गए, सॉरी वो तो बता ही दिया आपको, कई सारे लोग आर्मी में भी जाते हैं, कई सारे लोग राष्ट्रीय राइफल्स में जाते हैं, कई सारे लोग सीआरपीएफ में भी जाते हैं, और कई सारे लोग मुख्य धारा की राजनीति में आ जाते हैं, हज पे जाते हैं, अपने काम धाम शुरू करते हैं, अपने तमाम काम क्रियाकलापों को, दैनंदिन जीवन को अंजाम देते हैं। ऐसा भी सुनाई पड़ता है। बहुत मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन था इखवान, जिसकी कहानी हमने इस वीडियो में समेटने की कोशिश की है। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे है मितेश, आप ललन टॉप दिख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।